बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का नेक्स्ट लेसन स्टेंसिलिंग और स्टैम्पिंग का है। एक ही लेसन में आपको मैं दोनों टेक्निक्स एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि आपका कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। अच्छा, इसमें सबसे पहले स्टेंसिल जो इंट्रोडक्शन वाला लेसन था, अगर आप पीछे जाएं तो इंट्रोडक्शन टू डेकोपाज के जो यहाँ बिल्कुल बिगिनर्स के लिए जो डेकोपाज कैसे स्टार्ट करना है, उसमें जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था स्टेम्स और स्टेंसिल्स का। स्टैम्प्स जो होती हैं वो रबर स्टैम्प मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं, इस शक्ल में मिलती हैं। आप ये गौर से देखें, ये टेक्स्ट बेस्ड स्टेंसिल्स हैं, स्टैम्प्स हैं। अगर आपने डेकोपाज करना है तो कोशिश करें कि टेक्स्ट बेस्ड स्टैम्प्स ही लीजिए, और अगर आपने स्टेंसिल्स लेने हैं तो कोशिश करें ऐसे स्टेंसिल्स जिसमें कॉर्नर्स हो, वाइन्स हो, जैसे कॉर्नर्स बने हुए हैं, ये वाइन्स बनी हुई हैं, या स्टैम्प्स बने हुए, सॉरी टेक्स्ट बेस्ड हैं ये वाली भी। इसमें सारे राइटिंग है, मैं खोल के आपको बताती हूँ, कोई एक निकाल के आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये किचन से रिलेटेड है, अगर तो ये देखिए, ये इसमें भी टेक्स्ट है। तो ज़्यादातर कोशिश करें ऐसे स्टेंसिल्स या ऐसे स्टैम्प्स लें जो, अगर आपने डेकोपाज के लिए करना है। लेकिन अगर आपका कोई और पर्पज़ है, जैसे आपने टेक्सचर आर्ट करना है, तो उसके लिए जो है ना रिक्वायरमेंट्स दूसरी होंगी। जो हम लोगों ने अगर करना है बड़े लेवल पे या बड़े सरफेस पे काम करना है, तो उसके लिए भी हमें बड़े बड़े स्टेंसिल्स चाहिए होंगे। स्टैम्प्स तो हमारे पास एक ही लिमिटेड साइज़ में आती हैं, लेकिन स्टेंसिल्स के अब हर साइज़ मिल रहे हैं। बहुत से लोग कस्टमाइज स्टेंसिल बना रहे हैं, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल होते हैं। कहीं से भी आप फेसबुक के सर्च बार पे अगर आप लिखते हैं कि स्टेंसिल्स इन पाकिस्तान, या अपने कंट्री का नाम लेंगे, या स्टैम्प्स इन पाकिस्तान, तो वो लोग जो ये स्टेंसिल्स और स्टैम्प बना रहे हैं, आप बहुत इजीली वहाँ से सर्च कर लेते हैं। इसके अलावा ई स्टेशनर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर, अनारकली क्राफ्टिंग, ये 3-4 ऑनलाइन शॉप्स हैं जो कस्टमाइज स्टैम्प्स वगैरह भी बना रहे हैं। अच्छा, इसके बाद सेकंड में आप सबसे पहले हम स्टैम्प्स से स्टार्ट करेंगे। स्टैम्प्स बेसिकली पहले ये इस शक्ल में स्टैम्प्स आते थे जो ऑफिसेज वगैरह में यूज़ करते हैं, और ये स्टैम्प पैड होता है। ये लोकल स्टैम्प पैड है, ये इम्पोर्टेड स्टैम्प पैड है। मैं दोनों का आपको डिफरेंस बता दूंगी कि इसमें फ़र्क है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैं ट्राई करके देख चुकी हूँ, तो इसमें मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे फील नहीं हुआ। अच्छा, इसमें हम लोग अगर ये कोई एक स्टैम्प ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक और ये दो, कोई सा भी डिज़ाइन निकाल लेते हैं। ये 3-4 मैंने डिज़ाइंस निकाले। डिज़ाइन तो एक ही यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये मैं आपको सैम्पल के तौर पे मैंने वही प्रोजेक्ट चूज़ किया है जो मैंने बनाया था। ये रेडी है। जब भी स्टैम्पिंग करते हैं तो कोशिश करें कि आप फाइनल सीलिंग से पहले करें। इसमें मैंने पेस्टिंग कर दी, सारा कुछ कर दिया, लेकिन अभी मैंने इस पर लास्ट सीलिंग जो कोड है ना पॉलीयूरेथेन का, वो नहीं किया। ये काम उससे पहले होगा। फॉर एग्जांपल मैंने पेस्ट कर दिया है, अब मैंने स्टैम्पिंग करनी है। स्टैम्पिंग करने का तरीका ये होता है कि आप स्टैम्प पैड लें। ये दोनों स्टैम्प पैड ईजिली मिल जाते हैं, हर स्टेशनरी शॉप से स्टैम्प पैड मिल जाते हैं, लोकली बेस्ड होते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको चाहिए एक्रेलिक ब्लॉक। एक्रेलिक ब्लॉक बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर जो है ना वो स्टैम्पिंग नहीं होती। अगर तो पीछे हैंडल है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर एक्रेलिक ब्लॉक नहीं है आपके पास, तो आप छोटा सा शीशे का टुकड़ा ले लें। ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, उसकी एक वजह है कि अगर आपने स्टैम्प को यहाँ पर लगाया तो वो प्लेस ये ऑटोमेटिकली इसके साथ चिपक जाता है, क्योंकि सिलिकॉन होती है, तो ये ग्लास या सिलिकॉन इटसेल्फ जो बेस होती है उसके साथ टेम्परेरी स्टिक हो जाता है। देखिए, गिरेगा नहीं। अगर आपने समझे यहाँ पर ये स्टैम्पिंग करनी है, तो आपको वो लोकेशन या वो एरिया पता चल जाएगा कि जहाँ पर आपने स्टैम्पिंग करनी है। अगर ये डार्क कलर होता, ब्लैक कलर का एक्रेलिक ब्लॉक होता, तो हमें नज़र ही ना आता कि हमने स्टैम्पिंग कहाँ करनी है। बेसिकली ये सी थ्रू होने की वजह से हम उस लोकेशन पे या उस प्लेस पर आराम से आ जाते हैं। अच्छा, स्टैम्प करने के लिए सबसे पहले आप स्टैम्प पैड लगाएं। स्टैम्प को आपने एक्रेलिक ब्लॉक में लगा दिया और इसको टैप करना है आपने, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। कोशिश करें कि आपकी फुल कवरेज हो जाए। आप ये देखें कि मेरी पूरी जो स्टैम्प है वो पूरी यहाँ से ब्लैक हो गई है। एहतियाती तौर पे 1-2 दफ़ा और आप इसको कर लें। अब आपने जिस एरिया में यहाँ पे स्टैम्प लगानी है वहाँ पर लगा के इसको दबा दें। अब आपने इसको हिलाना नहीं है, इसको सेंटर से, हर उस जगह से जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर ये इसको प्रेस होना चाहिए, वहाँ से जहाँ जिस एरिया पे रबर स्टैम्प है वहाँ पर आप इसको दबा के, अगर हिल गया तो आपकी स्टैम्प खराब हो जाएगी। बस आपने ये इस चीज़ का ख्याल करना है और इसको उठा दें।
चूँकि ये फैब्रिक है इसलिए ये विजिबल नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेपर लेती हूँ, लाइक दिस, तो ये आपको विजिबल हो जाएगा। फैब्रिक में टेक्सचर होता है, अनइवन ग्रेन्स होते हैं। ये मैंने डेकोपाज विद फैब्रिक किया था, लेकिन अगर आप किसी ऐसी सरफेस पे करते हैं जैसे वुड है, पेपर है, या कोई पेंटेड सरफेस है, तो उस पर चूँकि ग्रेन्स नहीं होते, वो सरफेस फ्लैट होती है, तो इस वजह से ये इजीली वहाँ पर विजिबल हो जाएगा। सिर्फ फैब्रिक अनइवन होने की वजह से ये इसके पर स्टैम्प नहीं हुआ। बाकी हर सरफेस पे, किसी भी जगह पे आप डेकोपेज करते हो, वुड पे करते हैं, प्लास्टिक पर करते हैं, मेटल पे करते हैं, चूँकि उसमें ग्रेन्स नहीं होते, इसमें दानेदार होता है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा विजिबल नहीं हुआ। लेकिन बाकी सब एरियाज़ पे ये बहुत इजीली लग जाएगी, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपने कोई शाइनी सरफेस है, जैसे ये मेरे पास गोल्डन क्रोम शीट है, इस पर भी अगर मैं लगाना चाहती हूँ तो ये मैं लगा लूँगी इजीली, ठीक है। यहाँ पर भी ये नज़र आ रही है। अच्छा, अब मसला है इसकी सीलिंग का। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है लड़कियों को, वो सीलिंग में आती है। जब इसको सील किया जाता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने 4 डिफरेंट प्लेसेस पे स्टैंपिंग की है। जब भी हम इसको सील करते हैं, मैं ब्रश लेती हूँ और ये मैं ब्लू बर्ड का पीयू अगर ले लेती हूँ। अब इसके बाद का स्टेप तो आपको पता है कि हमने सील करना है। तो हम इसको जब सील करते हैं, पेपर में ये स्प्रेड नहीं हुआ, वुड पे भी ये स्प्रेड नहीं हुआ, यहाँ पे ये स्प्रेड हो गया। इट मीन्स कि जब भी हम डेकोपाज करते हैं तो वो एरिया जहाँ पर हमने जो सरफेस ग्लेज्ड होती है वो ये स्प्रेड हो जाए। अब यहाँ पर भी ये स्प्रेड हो गया। अब भी मैंने आपको ये आधा स्प्रेड करके बता दिया और आधा मैंने छोड़ दिया। अगर हम प्रोजेक्ट रेडी कर लें और उस पर हम स्टैंप कर लें और उसको सील करने की कोशिश करें तो हमारी स्टैंप खराब हो जाती है, क्योंकि ये वाटर बेस्ड स्टैंप होती है। ये आप समझें कि ये ऐसे नहीं है कि आप इसको जब सील करें तो ये स्प्रेड ना हो, क्योंकि वाटर बेस्ड है। जैसे ही इसको कोई चीज़ लगी लिक्विड तो उसने स्प्रेड हो गया। उसको बचाने का तरीका ये होता है कि आप लैकर स्प्रे लें। आपने सील करने से पहले उस हिस्से में जहाँ पे स्टैंप किया है वहाँ पर लैकर स्प्रे कर दें। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर दोबारा स्टैम्प करती हूँ, मैं आपको दोबारा से यहाँ पर बताती हूँ कि अगर हमारा जो प्रोजेक्ट था वहाँ पर हमने स्टैम्प की। अच्छा, अगर आपकी स्प्रेड हो जाए स्टैम्प तो आप उसको फ़ौरन गीले कपड़े से साफ़ कर लें, जैसे मैंने यहाँ पर किया। इसको दबाएं अच्छी तरह, और यहाँ पर अगर स्टैम्प आ गई है तो यहाँ पर मैं इसको पूरी तौर पे लैकर स्प्रे कर देती। अभी मैंने पीयू नहीं किया, अभी मैंने कुछ नहीं किया। आपको मैंने दिखाया था कि इधर मैंने पहले जब स्टैम्प की थी तो वाली सारी स्टैम्प स्प्रेड हो गई थी। अब मैंने इस एरिया पे क्या किया, सिर्फ लैकर स्प्रे कर दिए। यहाँ पर ये गोल्डन क्रोम था, ये तो रिएक्ट कर गया है, इतना विजिबल नहीं है, लेकिन बाकी जगह पे आपकी स्टैम्प सेफ है। अब इस जगह को हमने देखना है कि हम इसको बचा सकेंगे, और इस जगह को भी हम चेक कर लेंगे क्या हम इस स्टैम्प को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते। इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जब लैकर स्प्रे ड्राई होगा उसके बाद हम जब इसको फुल सील करेंगे तो हमारी ये स्टैम्प स्प्रेड नहीं होगी, क्योंकि लैकर स्प्रे ने टेम्परेरी इसको कोट कर दिया। इसके ऊपर एक कोट आ गया, सीलिंग कोट आ गया। स्प्रे ने उसको स्प्रेड नहीं किया, लेकिन चूंकि जब ब्रश लगाते हैं तो ब्रश स्ट्रोक जो है वो उस स्टैम्प को स्प्रेड कर देते हैं। ये ड्राई होगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद अगर आप इसको सील करते हैं पीयू वगैरह से तो ये स्प्रेड नहीं होगा। अच्छा, ये मेरा जो स्प्रे मैंने लैकर स्प्रे किया था ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये स्प्रे, ये जो मैं अगर इस पर पीयू लगाती हूँ तो ये स्प्रेड होता है कि नहीं होता। तो ये देखें, ये स्प्रेड नहीं हुआ। अगर आप इसके बाद अब इसको पूरे सरफेस को कर लेते हैं। अच्छा, मेक श्योर कि आपकी जो बेस है ना वो ड्राई हो गई हो, ये इसकी लैकर स्प्रे ड्राई हो गया हो, उसके बाद आपने इसको सील करना है। अगर आप वेट लैकर स्प्रे पे पीयू लगाएंगे तो फिर दोबारा से वो स्प्रेड हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ये क्रोम सरफेस होती है और इसको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप क्रोम सरफेस पे इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्रोम सरफेस पे हर हालत में ये स्प्रेड हो जाएगी। लाइक अगर आपका डेकोपेज का प्रोजेक्ट रेडी है, आपने इसके ऊपर स्टैंपिंग कर ली है, तो फिर आपने लैकर स्प्रे से पहले इसको सील करना है, उसके बाद आपने इसको पीयू अप्लाई करना है। कोई भी पेंटेड सरफेस हो, कोई भी डेकोपाज सरफेस हो, तो ये आप सिर्फ मेक श्योर कि आपने उसको सील कर लिया हो पहले लैकर स्प्रे से। उसके बाद ये है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सेफ रहेगा। आपके स्टैम्प्स जिस डिफरेंट एरिया पे आपने जब स्टैंप लगाई है वो आपकी स्प्रेड नहीं होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं
स्टेंसलिंग पे स्टैंपिंग की डिटेल। स्टैंप आप कोई सा भी स्टैंप ले लें, स्टैंप पैड कोई भी ले लें, लोकल ले लें, इंपोर्टेड ले लो, सब स्प्रेड होती हैं। लेकिन उनको सिर्फ बचाने का यही तरीका है कि आप उस पर स्प्रे करके इसको टेम्परेरी सील कर लें और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट अपना स्टेप अप्लाई करें। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने स्टेंसलिंग कैसे करनी है। इसमें जो ज़्यादातर चीज़ें यूज़ होती हैं फॉर स्टेंसलिंग वो होते हैं ब्रशेस, पैलेट नाइफ। अगर आपने विद पेस्ट स्टेंसलिंग करनी है तो पैलेट नाइफ या स्पंजेस यूज़ होते हैं। ये पैलेट नाइफ होगी। अच्छा, इसमें स्टेंसिल्स दो तरह के होते हैं। एक थिन स्टेंसिल्स होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। इसमें इसको आप स्टेंसलिंग विद कलर और स्टेंसलिंग विद टेक्सचर पेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो स्टेंसिल्स जो बहुत थिक होते हैं, लाइक उनकी जो शीट होती है एक्रेलिक शीट मोटी होती है, तो आप कोशिश करें कि उसको स्टेंसिल विद टेक्सचर पेस्ट के लिए ही यूज़ करें और उसकी बहुत अच्छी हाइट भी आ जाती है। जब आप पेस्ट से काम करते हैं तो वो काफ़ी मोटा होता है और इसमें बहुत अच्छी हाइट आती है। इसमें ज़रा थोड़ा सा पतली हाइट आती है, लाइक लो हाइटेड होता है ये। फॉर एग्जांपल जो मैं स्टेंसिल यहाँ पर अप्लाई करती हूँ, अगर मैंने करना है स्टेंसिल विद कलर, स्टेंसिलिंग विद कलर करने के लिए ये मैंने स्टेंसिल यहाँ पे रखा पेपर पे और उसको कोशिश करें कि टेपिंग कर लें। अगर आपका स्टेंसिल काम करते हुए मूव कर गया तो आपका सारा प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जब आप उसको ब्रशिंग कर रहे होते हैं या स्पंज लगा रहे होते हैं तो स्टेंसिल मूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोशिश करें वो टेप, ये मास्किंग टेप वगैरह ये वाली टेप इजीली मिल जाती है या पेपर टेप इसके कहलाती है। ये पेपर पे कहीं भी अगर आपने स्टेंसिलिंग कर रहे हैं सॉरी, तो वो उतर जाती है इजीली। पेपर से भी उतर जाती है, प्लास्टिक हर चीज़ से इजीली उतर जाती है। लेकिन दूसरी टेप्स जो होती हैं वो पेपर को टीयर कर देती हैं। कोशिश करें फिर पेपर टेप ही यूज़ करें अगर वो आपने इसको प्रोजेक्ट को सही करना है। ये मैंने स्टेंसिल यहाँ पर पेस्ट कर दी है टेम्परेरी। दूसरा मैं स्टेंसिल यहाँ पर पेस्ट करूँगी फॉर टेक्सचर पेस्ट के लिए। ये मेरे पास थोड़ा काफ़ी थिक साइज, काफ़ी मोटा स्टेंसिल है। कोई एक प्रोजेक्ट में यहाँ पर कर लेते हैं, कहीं फिट हो जाए। नहीं हो रहा कॉर्नर पे तो नो प्रॉब्लम, मैं बस इस एरिया पे इसको लगा लेती हूँ और यहाँ पर टेप लगा देती हूँ और यहाँ लगा लेती हूँ बैक साइड पे। यहाँ पर लगा नहीं सकते क्योंकि एरिया छोटा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डिज़ाइन हमने हाइड करना होता है, यानी कि आपको कंप्लीट डिज़ाइन नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ ये कॉर्नर चाहिए, मुझे कंप्लीट डिज़ाइन नहीं चाहिए, तो उस डिज़ाइन को भी हम टेप से कवर कर देते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको स्टेंसिल का कौन सा हिस्सा चाहिए। हम समझते हैं कि स्टेंसिल का पूरा डिज़ाइन ही यूज़ करना होता है, ऐसा नहीं होता। आप स्टेंसिल का कुछ हिस्सा जो आपको जिसकी ज़रूरत है आप उतना हिस्सा भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सारा हिस्सा ही इसका इस्तेमाल करें। मैंने इतना हिस्सा हाइड कर दिया क्योंकि मुझे ये हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना डिज़ाइन अगर चाहिए। तो मैंने दो स्टेंसिल तैयार कर लिए हैं अपने दो सर्फेसिस। एक मैंने पेपर पे किया है, एक मैंने वुड पे किया है। स्टेंसिल विद कलर किसी भी जगह पे हो जाती है अगर आप एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक्रेलिक जो कलर है वो वाटर बेस्ड कलर तो है लेकिन एक्रेलिक होता है जिस वजह से वो इतनी जल्दी उतरता नहीं है। थोड़ा सा आपने कलर लेना है और इसके लिए आपने फ्लैट ब्रश लेना है, फ्लैट सरफेस। इसके स्टेंसिल के स्पेशल ब्रशेज़ होते हैं जो आपने इस्तेमाल करने होते हैं, या आप स्पंज ले लें, कोई सा भी ले लें चीज़। मैं दोनों से थोड़ा थोड़ा करके आपको बता देती हूँ। और आपने इसको पानी नहीं लगाना। इसमें बहुत ज़रूरी जो स्टेप है, जो स्टेंसिल को ब्लीड करता है, जो आपका प्रोजेक्ट को ख़राब करता है, वो है पानी। आपने पानी नहीं लगाना। अगर आपने पानी लगाया तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो पानी स्टेंसिल के नीचे चला जाएगा और वो फैल जाएगा। और आपका जो स्टेंसिल है आपकी सरफेस से उठा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्टेंसिल उठा हुआ है तो आपका जो जितनी जगह उठे उसके नीचे आपका कलर या पेस्ट चली जाएगी। उसको ये होता है कि बाज़ औक़ात आपके स्टेंसिल इस्तेमाल करने से ख़राब हो जाते हैं, कहीं कहीं से उठ जाते हैं। तो उसमें यह है कि आप एक मोटा कपड़ा रखें स्टेंसिल के ऊपर, उसके ऊपर मीडियम हीट से उसको आयरन करें और वो भी फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाता है। मैंने थोड़ा सा टिश्यू पेपर लिया,
अब टिश्यू के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर कलर लगाया, इसको मैंने सरफेस पे रब किया, फिर इसको मैंने टिश्यू पे रब किया। क्यों मैंने टिश्यू पे किया कि मेरे पास जितना एक्स्ट्रा कलर था वो उतर जाए। इससे ये नहीं है कि आपका कलर ख़त्म हो गया, लेकिन आपका जो वो कलर जो थिक फॉर्म में था और वो ब्लीड हो जाएगा अंदर, वो उतर गया है। अब हमारे पास सिर्फ वो थोड़ा सा रफ का कलर आया है जो हमारे लिए इनफ होगा यहाँ पर स्टेंसिलिंग करने के लिए। अब आप करेंगे, आपका कलर कभी भी स्प्रेड नहीं होगा या ब्लीड नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप कम कलर इस्तेमाल हो रहा है, लाइक आप थोड़ा थोड़ा कलर इस्तेमाल हो रहा है, तो आप सेकेंड लेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कलर कर लिया, और इसके बाद मैं सेकंड कोट भी इसके ऊपर कर सकती हूँ। सेकंड कोट का मतलब ये कि जब ड्राई होगा तो एक और लेयर कर लें स्टेंसिल उठाए बगैर, लाइक दिस। मैंने थोड़ा सा हिस्सा विद ब्रश किया और अब मैं थोड़ा सा हिस्सा विद स्पंज करूँगी। मैं सेम कलर ही यूज़ करती हूँ। स्पंज का तरीका भी यही है कि आपने स्पंज पे ले लें कलर, यहाँ सरफेस पे ले लें, उसको आप अच्छी तरह से यूँ स्प्रेड करें, एक्स्ट्रा कलर आप साइड पे निकाल लें और आप इसको स्पंजिंग कर लें। ठीक हो गया। सेम वही प्रोसीजर है जैसे आपने ब्रश से किया। अच्छा, अब अगर बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपके पास एक्रेलिक कलर नहीं है और आप इससे करना चाह रहे हैं कलर विद चॉक पेंट, तो उसका तरीका भी यही है। मैंने चॉक पेंट लिया, एक्स्ट्रा मैंने इसको क्लीन किया, एक सरफेस पे एक्स्ट्रा कलर निकाला और टिश्यू पे ब्लॉट किया और मैंने इसकी स्टेंसिलिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ये हमारा जो एरिया है यहाँ पर जहाँ पर हमने स्टेंसिल ख़त्म हो रहा है उसके बाहर ब्रश से जाना शुरू हो गया, तो फिर आप कोशिश करें कि ऑल साइड टेपिंग कर लें। मैंने तो जस्ट इसको यहाँ से इसको जस्ट ग्रिप किया है, लेकिन कोशिश करें कि आप इसकी ऑल साइड टेपिंग करें ताकि आपका जो कलर है वो बाहर की तरफ इधर से बाहर ना निकले। जैसे मेरा थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकल गया, तो कोशिश करें इसकी ऑल साइड टेप करके तो आप उसको साइड पे जाने से बचा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम शेड्स दे सकते हैं। जैसे मैंने डार्क टू लाइट शेडिंग की है, दो कलर्स को मिक्स किए। शेडिंग करना थी, मैं आपको सिखाऊंगी इसी डेकोपाज के प्रोजेक्ट में ही कैसे डार्क टू लाइट शेडिंग होती है। वो आने वाले लेसन्स में जितनी भी टेक्निक्स हैं कलर से रिलेटेड वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। और इसको मैं उतार के आपको दिखाती हूँ। अगर आप इस टेक्निक से काम करते हैं, ये मत कहें कि मैंने बहुत इसको कवर करना है, या मैं चाह रही हूँ कि मेरी सरफेस फुल ऑफ कलर, और देखें मेरी सरफेस फुल ऑफ कलर ही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट आ गया है कि यहाँ पर चूँकि टेप नहीं थी वो बाहर की तरफ ब्लीड हो गया। अब जैसे ही आपने स्टेंसिल यूज़ किया, आपने फौरी तौर पे, अगर आप काम करें आपके पास टाइम नहीं है, फौरी तौर पे आप इसको पानी में डिप कर दें। बेशक कभी आप इसको साफ़ ना करें। इसका साफ़ करने का तरीका, आप इसको पानी में रख दें और जो टूथब्रश होता है रख के इसको किसी फ्लैट सरफेस पे इसके ऊपर थोड़ा सा लिक्विड सोप डालें, टूथब्रश लें और अच्छी तरह नरम हाथों से, बहुत हार्ड टूथब्रश नहीं लेना क्योंकि आपको पता है टूथब्रश में भी सॉफ्ट मीडियम हार्ड आते हैं। कोशिश करें सॉफ्ट वाला टूथब्रश लें और इसको अच्छी तरह से साफ़ करें हल्के हाथों से, तो ये आपका पूरा कलर इसके ऊपर से उतर जाएगा। मैं इसको फ़िलहाल पानी में डिप कर देती हूँ क्योंकि मैंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाना है, उसके बाद मैं इसको साफ़ करूँ। एक और तरीका भी ये होता है कि फौरी तौर पे अगर आप काम करें तो ये गीला कपड़ा ले लें, गीला कपड़ा लें और इसके ऊपर से इसको साफ़ करना शुरू कर दें। ठीक है, लेकिन गीले कपड़े से ये होता है कि कुछ जो इसके सेंसिटिव पार्ट होते हैं वो कपड़े में फंस जाते हैं। स्टेंसिलिंग का रिजल्ट मैंने आपको दिखाना था और आप ये देखें कि इतना नीट और इतना क्लियर रिजल्ट है इसमें कि कहीं से ये ब्लीड नहीं हुआ और कहीं से आपका खराब नहीं हुआ, और शेड देने से वैसे इसकी लुक अच्छी आ गई। बस ये बाहर निकल आया है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर टेप लगी थी, बाहर नहीं निकला, यहाँ पर टेप नहीं थी, ये बाहर निकल गया। इस एरिया में टेप थी तो वो बाहर नहीं निकला। सो जब भी आपने स्टेंसिल लगानी है तो आप इसको ऑल साइड टेपिंग कर लें, और टेपिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि आपका स्टेंसिल ब्लीड नहीं होगा। सरफेस अगर आपकी फ्लैट है तो कभी कलर ब्लीड नहीं होगा, लेकिन सरफेस अगर आपकी अनइवन है तो वो कलर नीचे चला जाएगा। ये 2-3 बातें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। ये मैंने पेपर पे किया है, तो इसके बैक साइड पे चार्ट पेपर है। यही प्रोसीजर आप पेंटेड सरफेस के ऊपर, जिसके ऊपर आपने चॉक पेंट किया या डेकोपाज किया, कुछ भी किया, उस पर भी कर सकते हैं। इसको ड्राई कर लें और इसको फिर PU से सील कर लें। इस पर लेकर स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो एक्रेलिक कलर होता है ये ऑलरेडी सेफ होता है, आप स्प्रेड नहीं होता स्टेम की तरह।
इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, स्टेंसिलिंग विथ पेस्ट। स्टेंसिलिंग विथ कलर मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। स्टेंसिलिंग विथ पेस्ट बिल्कुल ट्रिकी नहीं होता, आसान होता है, कदर आसान होता है। उसके लिए अगर आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लाइक आपको बहुत बड़ी पेंटिंग है, या आपने दीवार पे स्टेंसिलिंग करनी है, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है उसका, तो उसके लिए आप वाल पट्टी ले लें। वाल पट्टी का जो क्वार्टर का बकेट है इजीली 1000 रुपीज़ में आ जाता है, शायद 1000 से ऊपर नीचे ही हो, लेकिन आ जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है। मैं बर्जर का नॉर्मली यूज़ करती हूँ, बर्जर वालों का वाल पट्टी है, वो इतना क्वार्टर का बकेट है और उसमें इतनी ज़्यादा होती है, और आप बहुत आसानी से अपने दीवारों पे बड़े एरियाज़ पे भी कर सकते हैं। बड़े बड़े स्टेंसिल हैं तो वो वाल पट्टी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास वाल पट्टी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है घर में, आपके पास टेक्सचर पेस्ट, जो आजकल मार्केट में छोटे छोटे जार्स में, इतने ही साइजेस के जार में टेक्सचर पेस्ट भी मिल रही है, टेक्सचर पेस्ट के नाम से, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्सचर पेस्ट फॉर स्टेंसिलिंग, वो थिक पेस्ट होती है, थोड़ी बहुत लिक्विडी पेस्ट नहीं होती, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास घर में कुछ नहीं है और आपके पास सिर्फ वाइट ग्लू है, तो ग्लू ले लें, उस ग्लू में कोई भी पाउडर ऐड कर लें। टेल्कम पाउडर, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आपके पास ये जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो आप ऐड कर सकते हैं। वाइट सीमेंट है, या ग्राउट है, ग्राउट वो जो टाइल्स के दरमियान में जो लाइन लगाई जाती है वो है, या आपके पास बेकिंग कुछ भी नहीं है, बेकिंग सोडा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको थिक करना है, बेसिकली आपने इस ग्लू में कोई पाउडर ऐड करना है, लेकिन वही पाउडर आप ऐड कर सकते हैं जो इसको स्ट्रेंथन दें और उसको टेक्सचर भी दें। सबसे पहले जो मैंने आपको नाम लिया था टेल्कम पाउडर का, टेल्कम पाउडर श्रिंक कर जाता है, तो वो इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन हाँ वक्ती तौर पे इसका हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है वो बहुत जल्दी ड्राई होता है, और अगर आपने बहुत ज़्यादा पेस्ट बना ली है तो आप कभी भी ना प्लास्टर ऑफ पेरिस से बहुत ज़्यादा पेस्ट बनाए, फौरी तौर पे ड्राई हो जाएगी। आप वाइट सीमेंट ले लें या ग्राउट ले लें, वो फिर भी थोड़ी देर के लिए स्टे कर जाता है। मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस लूँगी इसमें, मुझे नहीं पता मुझे कितने चाहिए, बेसिकली मैंने पेस्ट करनी है। मैंने ये सिर्फ ग्लू ली है और यहाँ पर मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया। ज़्यादा कम हो सकता है इसकी क्वांटिटी, कितनी पेस्ट की थिकनेस रखनी है। ये बहुत सॉफ्ट पेस्ट नहीं होती है, थोड़ी सी मीडियम पेस्ट होती है। ये देखिए पेस्ट थोड़ी मीडियम हार्ड है, बहुत और बहुत हार्ड भी नहीं करनी है, बस नॉर्मल। अच्छा, इसमें आप कलर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें चॉक पेंट भी ऐड कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्रेलिक ऐड करते हैं इसमें, इतना कलर ऐड करके आप इसमें इसको कलर दे सकते हैं। थोड़ा सा कलर ऐड किया और इसका इतना अच्छा कलर आ गया। ये देखिए, ये बस इतनी आपने पेस्ट बनानी है कि आपकी जो पेस्ट है वो स्टैंड हो जाए, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब आपने जिस जगह पे स्टेंसिलिंग करनी है वहाँ पे थोड़ी सी पेस्ट लें। आपने एकदम से बहुत बड़ा पोर्शन नहीं लेना, थोड़ी सी पेस्ट लें और वहाँ पर आप लगाते जाएं, लाइक मुख्तलिफ पोर्शन पे। लगाने के बाद एक डायरेक्शन पे पहले आप इसको करें। अच्छा, अभी आपने जब आपने पेस्ट लगानी है तो आपकी नाइफ सीधी होनी चाहिए, लाइक दिस, हल्की सी टिल होगी। जब आप करेंगे काम को खुद ही आइडिया हो जाएगा, जैसे मक्खन लगाते हैं ब्रेड पे, बटर ऊपर स्प्रेड करते हैं, बिल्कुल वही तरीका। अच्छा, अब आपने यहाँ से एक डायरेक्शन पे लेकर के आप इसको दूसरी डायरेक्शन पे लेकर के और एक्स्ट्रा आप रिमूव कर दें। क्योंकि ये पेस्ट बहुत थिक, स्टेंसिल काफ़ी थिक है, तो अब हम इसको बहुत ज़्यादा हाइट नहीं देंगे, बस हमने एक्स्ट्रा रिमूव कर देनी है। अब बस आपने ये देखना है कि आपकी स्टेंसिल का कोई कॉर्नर रह ना जाए। अब ये देखिए, मैं डिफरेंट डायरेक्शन से पेस्ट को स्प्रेड कर रहे हैं, लाइक दिस। अब हम इसको उतार के देखेंगे। ये सब बहुत आसान होता है, ये इसका इतना टफ प्रोसीजर नहीं होता जितना टेक्सचर ये स्टेंसिलिंग विद कलर होता है। इसका भी वही तरीका है, जैसे स्टेंसिल आपका
आपने इस्तेमाल किया, उसको फौरी तौर पे पानी पे डिप कर लें। अब ये देखें मेरा पेस्ट आपके सामने मैंने पेस्ट बनाई और रिज़ल्ट चेक करें कितना नीट रिज़ल्ट है, बिल्कुल भी कोई फॉल्ट कोई फ्लॉ ही नहीं इसमें आया। अगर मैं थिन जो मेरे पास स्टेंसिल है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला स्टेंसिल अगर यूज़ करती हूँ, और ये बहुत बारीक वाला स्टेंसिल है, ये हम ज़्यादातर इसमें यूज़ करते हैं फॉर कलरिंग के लिए, लेकिन इसमें भी यूज़ हो सकता है एज अ टेक्सचर पेस्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है। कोई भी स्टेंसिल टेक्सचर पेस्ट के लिए यूज़ हो जाता है, लेकिन जो थिक स्टेंसिल है वो थोड़ा सा अवॉइड करें पेंटिंग के लिए। मतलब कि स्टेंसिलिंग विद पेंट या कलर से वो उसको अवॉइड करें। आराम से आपने इसको स्प्रेड करना है। आपका जो स्टेंसिल है वो बिल्कुल नहीं उठना चाहिए, जितना आप उसको दबा सकते हैं, प्रेस रख सकते हैं, उसको प्रेस्ड फॉर्म में ही रखें। अभी सिर्फ एक डायरेक्शन पे काम करें, फिर मैं दूसरी डायरेक्शन पे भी काम करूँगी ताकि सारे कॉर्नर्स फिल हो जाएं। कोशिश करें ऑल डायरेक्शन पे काम कर लें, एक्स्ट्रा पेस्ट उठा दें। अच्छा, आप बाज़ वक़्त ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको यूँ उठा दें, जैसे मैंने यहाँ से सारा इतना इतना हिस्सा पेस्ट का उठा दिया। और बाज़ वक़्त आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप थिक सी लेयर लगा दें। मैं आपको दोनों एक ही जगह पे दोनों काम करके बताती हूँ। इतने हिस्से से मैंने सारी पेस्ट उठा दी है और इतने हिस्से पे मैंने मोटी मोटी पेस्ट लगा दी है। चूँकि ये स्टेंसिल बारीक है इसलिए मैंने दोनों स्टेप करके आपको दिखाते हैं। अब आप उसको उठा के देख लें। ये वो जगह है जहाँ से मैंने बारीक पेस्ट लगाई थी, अगर आपको नज़र आ रहा हो, और यहाँ पर इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये देखें जहाँ पर मैंने मोटी पेस्ट लगाई थी इसकी हाइट इतनी है कि आपके लिए इनफ है कि आप उसको अच्छी खासी वो नज़र आ रही है। और ये हाइट देखें, ये कम है, ये हाइट ज़्यादा है। और यहाँ पर ये देखें, ये जो स्टेंसिल हम लोगों ने स्टेंसिलिंग की थी विद थिक स्टेंसिल, तो ये इसकी हाइट भी बहुत अच्छी है। इसकी हाइट थिक पेस्ट के साथ हाइट बहुत अच्छी है, और ये वो वाली हाइट है जो हमने बिल्कुल स्क्रैप करके इसको लेवल कर दिया था। लिहाजा आप स्टेंसिल किसी भी तरीके से किसी भी सरफेस पे इजीली कर सकते हैं। स्टेंसिल का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो पेस्ट की रेसिपी मैंने आपको बताई है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ग्लू, वो दी हार्डेस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट पेस्ट बनेगी। उसको आप कुछ भी करने वो ख़राब नहीं होगी, ना ही टूटेगी। आप इसको फर्नीचर पे कर लें, वॉल पे कर लें, कहीं कर लें, लेकिन वॉल पे करना सबसे बड़ा मुश्किल काम ये है कि ये फौरी तौर पे ड्राई हो जाती है। जो हमारे पास से प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये फौरी तौर पे क्विकली ड्राई हो जाता है। मतलब कुछ मिनट्स का मार्जिन होता है इसके पास कि हम अपने ये वाले प्रोजेक्ट कर लें जिस पे हमने टेक्सचर पेस्ट करना है, फौरी तौर पे पेस्ट बनाई और फौरी तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता कि आप बहुत बड़ी दीवार पे काम करें, पेस्ट बना के आपने रख लिए और आप दीवार पे स्टेंसिलिंग करें, ऐसा हो नहीं सकता। वो फौरी तौर पे नीचे पत्थर बन जाएगी। लिहाजा आपने जब बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बोर्ड, बड़े सर्फेसेस पे काम करने हैं तो कोशिश करें वॉल पट्टी बनी बनाई ले लें। सबसे सस्ती वो पड़ती है। टेक्सचर पेस्ट लेते हैं तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। गो फॉर वॉल पट्टी, बड़ी बकेट एक ही दफ़ा मंगवा लें, उसको एयर टाइट करके रख लें, वो साल तक आपकी जो है ना वो सही रहेगी। बस मसला ये कि आपने उसको एयर टाइट करना है। कभी भी जब पेंट लेते हैं ना, खासतौर पर पेस्ट वगैरह, जब भी आपने उसको अगर आपने बहुत लंबे अरसे के लिए इसको रखना है तो कोशिश करें इसको एयर टाइट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टेक्सचर पेस्ट है, मैंने क्लिंग लेके या प्लास्टिक का लिफाफा कोई लेके शीट उसके अंदर डाल दिया। पेस्ट को वो टच करना चाहिए ताकि एयर उसके अंदर ना जाए। अगर आप लिफाफा इधर लगा के ढक्कन बंद कर देते तो अंदर एयर होती है, एयर होने की वजह से पेस्ट ड्राई हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको टच कर रहे हैं, आपका जो क्लिंग शीट या कोई प्लास्टिक की कोई भी लिफाफा वगैरह, अंदर आपने इसको काट के सर्कल काट के अंदर डाल के उसको पेस्ट पे टच कर रहे हैं, फिर एयर नहीं अंदर होगी और वो आपकी बहुत अरसे तक सेफ रहेगी। तो ये आज के 2 लेसन्स बहुत ज़रूरी लेसन्स हैं, इनको हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली जब हम लोग डेकोपाज का जाएंगे, इसमें हम लोगों ने स्टेंसिलिंग विद टेक्सचर पेस्ट और स्टेंसिलिंग विद कलर करनी होगी। फर्नीचर पे आपने करना है, किसी भी एरिया पे करना है, अपनी पेंटिंग पे करना है, स्कल्पचर पेंटिंग पे करना है, तरीका यही है, कोई और तरीका नहीं है स्टेंसिलिंग करने का। कोई भी पेस्ट आप ले लें, खुद बना लें, बाजार से ले लें, मेथड यही है कि आपने उसको पहले थोड़ी जगह पे पेस्ट जगह जगह पे लगा लें ताकि स्टेंसिल जो है सरफेस के साथ चिपक जाए। उसके बाद आप उसको बहुत लाइट हैंडेडली इसको स्प्रेड करें। तो आज का लेसन यही खत्म होता है। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अच्छा, एक और टेक्निक मैंने आपको स्टैंपिंग से बतानी थी, क्योंकि स्टैंपिंग विद पैड तो आपने करके चेक कर ली स्टैंप पैड से, लेकिन स्टैंपिंग विद एक्रेलिक कलर भी होती है जो मुझे एकदम से इसका ख्याल आया कि वो भी मुझे आपको बतानी चाहिए।
वो उसमें ये कि सीलिंग का इशू नहीं होता और आप किसी भी कलर से स्टैंपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टैम्प पैड लिया, बिल्कुल वही तरीका कि आपने इसको पीछे से पहले साफ़ कर लें गीले कपड़े से ताकि इसके ऊपर स्टिक कर जाए। इसके बाद आप थोड़ा सा कलर लें, किसी भी सरफेस पे कलर लेके आपने रोलिंग ब्रश लेना है। रोलिंग ब्रश लेके इसको कलर, इसमें असल में कलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और अगर आप मल्टीपल एरियाज़ पे जहाँ पर आपने स्टैंपिंग करनी है, अगर आपने करनी है तो फिर ये उसके लिए बेस्ट प्रोसीजर है, क्योंकि बार बार आप कलर एक ही जगह पे ले रहे हो और जगह जगह पे आप इसको स्टैंपिंग कर रहे हो। ये मैंने एक्रेलिक कलर से इस पर रोलर से इस पर लगाया स्टेंसिल और यहाँ पर ये स्टेंसिलिंग हो गई। कलर की क्वांटिटी डिपेंड करती है, अगर कलर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो आपका जो स्टैंपिंग है वो स्प्रेड हो जाएगी या फैल जाएगी लाइक दिस। अब यहाँ पर कदरें बेहतर लगी है, यहाँ पर मेरे कलर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से स्प्रेड हो गई। एक और डिज़ाइन मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। मैं ये स्टेप लेती हूँ। अच्छा, इनको धोने का तरीका बिल्कुल वही है कि जैसे ही आपने इसको आपने ये कर लिया, स्टैम्प्स को यूज़ कर लिया, तो आप इसको फौरी तौर पे पानी में डिप कर लें। अच्छा, इसमें यह है कि आपने इस स्टैम्प को गीला गीला ही यूज़ करना है। स्टैम्प पैड का कोई इशू नहीं है, वो इंक कितनी जल्दी ड्राई नहीं होती, लेकिन एक्रेलिक कलर बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और ये देखिए कि कितनी अच्छी स्टैम्पिंग आ गई है। अब इसको आपको सील करने का कोई इशू नहीं है। अगर आप ये कहें कि मैंने इसको एक्रेलिक लैकर स्प्रे से पहले सील करना है तो आपको ना भी करें। अब आपने इसको जब आपने स्टैंपिंग की, मैं मुख्तलिफ स्टैम्प्स आपको इस्तेमाल करके बताती हूँ। अब एक ही कलर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आप इसको डायरेक्ट पीयू से सील कर सकते हैं, इसमें आपको लैकर स्प्रे का एक स्टेप बीच में करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टैम्प पैड यूज़ करें तो वो लैकर स्प्रे मस्ट करना है आपने, ठीक है। ये आप ये देख लें कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है ओवरऑल। और अगर हम क्रोम पे करते हैं, क्योंकि मैंने आपको वुड पे, पेपर पे और ये क्रोम शीट पे भी करके दिखा देती हूँ। क्रोम बेसिकली बहुत स्लिपरी सरफेस होती है और उस पर कोई चीज़ स्टे करना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्रेलिक कहीं ना कहीं ये स्टे कर जाएगा इस पर। उसमें यह कि आपके पास कलर्स बहुत हैं, आपके पास हर कलर की स्टैंपिंग कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैम्प पैड है उसमें लिमिटेड कलर्स हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और रेड। ये 3-4 कलर्स में आते हैं, लेकिन इंपोर्टेड लें तो उसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ कलर्स होती है। इसमें सिर्फ ज़्यादा जो आपका मेसी का होता है कि वो ये रोलर है वो एक्स्ट्रा भरता है आपका, और वो सरफेस है, सरफेस का तो इशू नहीं, लेकिन रोलर भरता है। इसको धोने का ये तरीका, इसको पानी में डिप कर लें। इनको भी धोने का मसला होता है, लेकिन जब हम लोग स्टैंपिंग विद स्टैम्प पैड करते हैं उसमें ये हमारे इनको धोने का इतना इशू नहीं होता। ना भी धोएं तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन सब चीज़ों को आपको बाद में धोना पड़ता है। सिर्फ ये कि एक्स्ट्रा हैसल है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। सीलिंग का इशू नहीं है। आप इसका रिजल्ट देख लें, बिल्कुल क्लियर रिजल्ट है इसका। यहाँ पर भी आप इसको क्लोजअप से देख लें। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा कलर इस्तेमाल नहीं करना। कलर इस्तेमाल करेंगे तो स्टेम के जो ग्रूव्स हैं वहाँ पर कलर चला जाएगा और उसकी वजह से आपका जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये स्टैंपिंग विद एक्रेलिक पेंट का एक थोड़ा सा प्रोजेक्ट था। मोस्ट प्रेफरेबल तो यही है कि आप एक्रेलिक से करें, क्योंकि उसमें आपका जो एक्स्ट्रा स्टेप है बीच में लैकर स्प्रे वाला वो मिट हो जाता है।